नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि बद्रीनाथ से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। बद्रीनाथ से लौट रहे हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। महिला पायलट की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया है। टिहरी में सुरक्षित हेलीकॉप्टर को उतारा गया। हाई टेंशन लाइन से टकराने की आशंका भी जताई जा रही है। फिलहाल उत्तराखंड पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम से लौट रहे श्रद्धालु का हेलीकॉप्टर अचानक मुश्किल में फंस गया, लेकिन महिला पायलट की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। टिहरी जिले में सुरकांडा मंदिर के नीचे सत्यो सकलाना क्षेत्र में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई, जिससे सभी यात्री की जान सुरक्षित बच गई। जानकारी के मुताबिक हेलीकॉप्टर बद्रीनाथ धाम से श्रद्धालुओं को लेकर देहरादून लौट रहा था। उड़ान के दौरान घाटी में तेज हवाओं और अत्यधिक दबाव के कारण हेलीकॉप्टर का संतुलन बिगड़ने लगा। स्थिति को भांपते हुए महिला पायलट ने जोखिम उठाने के बजाय तत्काल इमरजेंसी लैंडिंग का फैसला लिया। बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर में कुल 6 यात्री सवार थे, सभी सुरक्षित है। शुरुआती जानकारी के अनुसार हेलीकॉप्टर हाई टेंशन लाइन के संपर्क में भी आया, जिससे उसके पिछले हिस्से को नुकसान पहुंचा है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस प्रशासन और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई। अधिकारियों ने सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। महिला पायलट की सूझबूझ और समय पर लिए गए फैसले की लोग जमकर सराहना कर रहे। अगर समय रहते हेलीकॉप्टर को नहीं उतारा जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था। गौरतलब है कि बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद इन दिनों बड़ी संख्या में श्रद्धालु चारधाम यात्रा पहुंच रहे हैं और हेलीकॉप्टर सेवाओं का भी काफी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविंद्र जुगरन ने मसूरी में बढ़ते अनियोजित निर्माण और अव्यवस्थित विकास को लेकर गंभीर चिंता जताई है। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि पर्यटन नगरी मसूरी में तेजी से कंक्रीट के जंगल में बदलती जा रही है, जबकि शहर की कैरिंग कैपेसिटी को लेकर पहले भी कई बार चेतावनी दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि मसूरी पर लगातार बढ़ रहे दबाव को कम करने के लिए आसपास के क्षेत्रों में स्मॉल मसूरी के रूप में विकसित किया जा रहा है, लेकिन संबंधी विभाग इस दिशा में गंभीरता से काम नहीं कर रहे हैं। इसके कारण शहर में ट्रैफिक जाम, पार्किंग संकट और अवैध निर्माण की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही है। रविंद्र जुगरान ने कहा कि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण का गठन सुनियोजित विकास के उद्देश्य से किया गया था, लेकिन मौजूदा हालात इसके विपरीत दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों की लापरवाही को इच्छा शक्ति की कमी के कारण मसूरी का प्राकृतिक स्वरूप प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार और क्षेत्रीय विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी लगातार विकास कार्य को आगे बढ़ाने के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन विभागीय स्तर पर उपेक्षित सहयोग नहीं मिल पा रहा है। वही वर्ष 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर रविंद्र जुगरान ने कहा कि वो मसूरी विधानसभा सीट से बीजेपी के मजबूत दावेदार हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 25 वर्षों से वो लगातार जनहित के मुद्दे उठाते हैं और यदि पार्टी उन्हें मौका देती है तो मसूरी के पारदर्शी और सुनियोजित विकास के लिए काम करेंगे। तो पर्वतों की रानी के रूप में जाना जाता है और देश में ही नहीं दुनिया में मसूरी की एक पर्यटन नगरी, एक हिल स्टेशन के रूप में पहचान है। मसूरी को यूरोप में, अमेरिका में सब जगह पहचाना जाता है। हमको मसूरी को जब पर्यटन नगरी के रूप में, पर्वतों की रानी के रूप में, इसका जो ग्लोरी है, इसका जो नाम है, इसकी जो विख्यात एक छवि है, हमको इसको इस रूप में बनाना होगा। बीते वर्षों में, बीते दशकों में मसूरी के अंदर जो जंगल, वन, पेड़, कटान, खाले, नाले, स्रोत और ये जो सारा पर्यावरण है वो एक तरीके से कुरूप हुआ है, दूषित हुआ है। तो इसको सबसे पहले मसूरी कोई कंक्रीट की बिल्डिंग देखने के लिए नहीं आता है पर्यटक। मसूरी जो है, जो पर्यटक आता है वो शांत वादियाँ, शांत घाटियाँ, देवदार, बुरांस के जंगल की ठंडी जो पूर्वाई हवा बहती है उसको देखने के लिए आता है। तो हमको इसका ध्यान रखना होगा आने वाले समय पे। आवास, जो स्थानीय लोगों के आवास का बड़ा प्रॉब्लम है मसूरी के अंदर। जो लोग यहाँ 3 और 4 पीढ़ी से रह रहे हैं और आबादी बढ़ रही है, उनके सामने आवास का संकट है।
अथॉरिटीज जो हैं वो आवास बनाने की परमिशन नहीं देती, दुनिया भर के झंझट है। दूसरी ओर बड़े होटलियर्स, बड़े बिल्डर्स, बड़े पूंजीपति, उन लोगों के तो बड़े आराम से बन जाते हैं। ठीक, तो मसूरी के अंदर ट्रैफिक का बड़ा प्रॉब्लम है। मसूरी हिंदुस्तान का पूरा टूरिस्ट आना चाहता है, लेकिन हमने देखा है जब यहाँ बर्फ पड़ती है आसपास धनोल्टी में या लाल टिब्बा में या इवन मसूरी में भी, तो नीचे तो गाड़ियों की बड़ी लंबी लाइनें खड़ी रहती हैं, लेकिन बोर्ड लग जाता है हाउसफुल का। तो पर्यटक आना चाहता है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमको डेवलप करना है, इस स्टेट को करना है, इस राज्य को करना है, यहाँ के शासन प्रशासन को। तो वहीं पर्यटन नगरी मसूरी में तिब्बती समुदाय ने चीन सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए 11वें पंचेन लामा की रिहाई की मांग उठाई है। तिब्बती महिला संगठन के नेतृत्व में निकाले गए कैंडल मार्च में बड़ी संख्या में तिब्बती समुदाय के लोग शामिल हुए। ये कैंडल मार्च हैप्पी वैली से शुरू होकर लाइब्रेरी चौक होते हुए बडोनी चौक तक पहुंचा। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में मोमबत्तियां और पंचेन लामा की तस्वीर लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। तिब्बती समुदाय के लोगों का कहना है कि 11वें पंचेन लामा को वर्ष 1995 में मात्र 6 साल की उम्र में उनके परिवार सहित कथित रूप से हिरासत में लिया गया था। आरोप है कि पिछले 31 वर्षों से उनके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि 11 मई 1995 को गेदून नीमा को 10वें पंचेन लामा का वास्तविक पुनर्जन्म घोषित किया गया था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उनके लापता होने की खबर सामने आई। प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने चीन सरकार पर तिब्बती धार्मिक परंपराओं और सांस्कृतिक पहचान में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया है। उन्होंने इसे धार्मिक स्वतंत्रता और मानव अधिकारों पर सीधा हमला बताया है। तिब्बत समुदाय के संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों से हस्तक्षेप पर पंचेन लामा की सुरक्षित रिहाई सुनिश्चित करने की मांग की है। इस दौरान टेंजिन ने कहा है कि तिब्बती समाज पिछले 3 दशकों से न्याय की मांग कर रहा है, लेकिन अब तक कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई है। कैंडल मार्च के दौरान पूरे क्षेत्र में शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन किया गया और तिब्बती धार्मिक अधिकारों और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा की अपील की गई। उनको किडनैप करके 31 साल पूरा हुआ है, तो हम हर साल प्रदर्शन करते आए हैं। तो इस बार भी हमने सोचा आज इस बार सिर्फ प्रदर्शन ना करके हमने कैंडल मार्च भी रखा है। तो 31 साल से हम आवाज़ उठा रहे हैं। और क्या मानते हैं, लगातार आवाज़ उठा रहे हैं परंतु अभी तक पंचेन लामा का कोई पता नहीं लग पा रहा है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ नहीं है ना, प्रॉब्लम वहाँ पे मीडिया बैंक। तो हम चाहते हैं कि UN ह्यूमन राइट्स है, जितना भी हम चाहते हैं कि उनको थोड़ा सा प्रेशराइज करके वहाँ पे मीडिया तो अलाउड नहीं होगा, बट जैसे बैठक किया जाए, जैसे बात किया जाए, क्योंकि उनकी अभी हमें क्या है कि आप जैसे देख सकते हैं कि उनकी फ़ोटो भी नहीं है हमारे पास लामा जी का। हमारे पास सिर्फ उनके बचपन की फ़ोटो है, जब से उनको किडनैप किया 6 साल में 1995। तो हमारे पास यही फोटो है। हम यही मांग करते हैं कि उनके जानकारी दे दें उनके बारे में, कि हमें ये नहीं पता ना कि वो किस हाल में है। 31 साल पूरा हो गया। भारत सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? हमेशा से यही है कि देखो, अभी तक हम जैसे अभी यहाँ पे हम इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। अब जैसे हम जुलूस कर रहे हैं, जैसे हम कुछ भी कर रहे हैं, प्रोसेशन कर रहे हैं, कैंडल मार्च कर रहे हैं, इंडिया की तरफ से कोई रोक नहीं है। जैसे आप जैसे तिब्बत में ले लो, हम अपने गुरु जी का पोर्ट्रेट भी नहीं रख सकते। आवाज़। तो वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता भुवन चंद्रा खंडूरी का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। लंबे समय से बीमार चल रहे खंडूरी ने देहरादून के एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर के बाद उत्तराखंड समेत पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है। मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी भारतीय सेना में लंबे समय तक सेवाएं देने के बाद राजनीति में आए थे। वो उत्तराखंड के 2 बार मुख्यमंत्री रहे और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। उन्हें ईमानदार, अनुशासित और सादगीपूर्ण राजनीति के लिए जाना जाता था। भुवन चंद्र खंडूरी को
उत्तराखंड में सड़क विकास, पारदर्शी प्रशासन और सुशासन की राजनीति का मजबूत चेहरा माना जाता था। उनके कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण विकास योजनाओं को गति मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कई नेताओं ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उत्तराखंड के विकास में खंडूरी का योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। उत्तराखंड सरकार ने उनके निधन पर 3 दिन के राजकीय शोक घोषणा की है। राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा और सरकारी कार्यालय स्थगित किए जाएंगे। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाओ और पर्यावरण संरक्षण की अपील का असर अब सरकारी अधिकारियों पर भी दिखाई देने लगा है। उत्तराखंड के हरिद्वार में हरिद्वार विकास प्राधिकरण यानी HRDA के सचिव मनीष सिंह ने नो व्हीकल डे के तहत करीब 20 किलोमीटर तक सफर साइकिल से तय कर लोगों को सकारात्मक संदेश दिया है। जानकारी के मुताबिक मनीष सिंह ने निजी वाहन का इस्तेमाल न करते हुए साइकिल से कार्यालय तक यात्रा की। उन्होंने कहा कि अगर हर व्यक्ति सप्ताह में 1 दिन भी निजी वाहन का इस्तेमाल कम करे तो इससे ईंधन की बचत के साथ साथ प्रदूषण में भी भारी कमी लाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती खपत को कम करना समय की जरूरत और छोटे छोटे प्रयास मिलकर बड़ा बदलाव ला सकता है। साथ ही उन्होंने लोगों से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की अपील का पालन करते हुए पर्यावरण संरक्षण में सहयोग देने की अपील की है। दरअसल हाल के दिनों में देश भर में ईंधन बचत और प्रदूषण नियंत्रण को लेकर जागरूकता अभियान तेज की गई है। कई शहरों में साइकिलिंग, कारपूलिंग और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने की पहल की जा रही है। HRDA सचिव की इस पहल को लेकर स्थानीय लोगों ने भी सराहना की और इसे पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सकारात्मक कदम बताया। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता भुवन चंद्रा खंडूरी को श्रद्धांजलि अर्पित की। मंगलवार को देहरादून में मुख्यमंत्री धामी ने मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें अंतिम विदाई दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भुवन सिंह चंद्र खंडूरी जीवन अनुशासन, ईमानदारी और राष्ट्र सेवा का प्रतीक था। उन्होंने उत्तराखंड के विकास और सुशासन के लिए जो योगदान दिया है उसे हमेशा याद रखा जाएगा। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में बीजेपी नेताओं, सैन्य अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में लोग ने पहुंचकर पूर्व मुख्यमंत्री को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। क्षति है और बड़ा हम सबको बहुत ही उनके जाने का बहुत दुख है, क्योंकि लंबा कालखंड उनके सानिध्य में रहते मैंने भी काम किया है और उन्होंने सेना में रहे हों तो देश की सीमाओं की रक्षा के लिए जीवन भर काम किया और राजनीतिक जीवन में आए तो भारत सरकार में, राज्य सरकार में, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री रहते हुए और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने अनेक विकास के कामों को आगे बढ़ाया। पारदर्शिता, भ्रष्टाचार, इन सब के खिलाफ और सादगी से काम किया और बिना किसी लाग लपेट के अपनी बात कहते थे। अंतिम समय तक मैंने उनको देखा कि इस प्रकार की एक विवादी उनके अंदर थी, साफगोई थी। उनका जीवन बहुत ही हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके सभी पारिवारिक जनों को, पार्टी के लोगों को, अन्य लोगों को, उनके सभी शुभचिंतकों को जो ये दुख आया है, आघात पहुंचा है, कष्ट पहुंचा है, उस कष्ट को सहन करने की शक्ति बढ़ा। बहुत सारी यादें हैं। एक तो देखिए उनके जीवन में अनुशासन था, संयम था और बहुत ज्यादा टाइम की पाबंदी होती थी। कभी आप उनसे मिलने जाओ तो आप अपनी बात कहते थे, लेकिन समय हो जाता था तो कहते थे कि आपका समय हो गया। और जो है मैंने देखा कि बहुत कुछ उनके जीवन से हम सब प्रेरणा ले सकते। क्षति है और बड़ा। तो वहीं उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के श्यामपुर वन क्षेत्र से बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है। श्यामपुर रेंज में 2 बाघों के शव मिलने से वन विभाग में हड़कंप मच गया। शुरुआती जांच में शिकारियों द्वारा जहरीला मांस खिलाकर बाघों को मारने और उनके पंजे काटने की आशंका जताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक श्यामपुर रेंज के सज्जनपुर बीट क्षेत्र में पहले एक बार बाघ का शव मिला था, जिसके चारों पंजे कटे हुए थे। इसके बाद करीब 24 घंटे के भीतर एक मादा बाघ की
का भी शव बरामद हुआ। दोनों बाघों की उम्र करीब 2 साल बताई जा रही है। वन विभाग को घटनास्थल के पास एक मृत भैंस का शव भी मिला। आशंका जताई जा रही है कि शिकारियों ने भैंस के मांस के जहर मिलाकर जंगल में छोड़ दिया था। जैसे ही बाघों ने मांस खाया, उनकी मौत हो गई। इसके बाद आरोपियों ने बाघों के पंजे काट लिए। हरिद्वार वन विभाग ने डीएफओ स्वप्नील अनिरुद्ध ने बताया है कि मामले में एक आरोपी बन गुज्जर को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। वन विभाग और पुलिस टीम लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। वन अधिकारियों के मुताबिक बाघों की खाल और दांत सुरक्षित मिले हैं, लेकिन पंजे काटे जाने से मामला वाणिज्य तस्करी से जुड़ा माना जा रहा है। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। तो वहीं उत्तराखंड के नैनीताल जिले से एक हाई प्रोफाइल हनी ट्रैप और ब्लैकमेलिंग नेटवर्क का सनसनीखेज मामला सामने आया है। भवाली इलाके में खुद को प्रभावशाली व्यापारी नेता बताते हुए नरेश पांडे पर एक युवती ने शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप लगाया। युवती की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। शिकायत के मुताबिक युवती ने मल्ली ताल कोतवाली में दर्ज कराए गए मुकदमे में आरोप लगाए हैं कि नरेश पांडे ने शादी का वादा कर उसका शोषण किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए नैनीताल पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को भवाली स्थित उसके घर से हिरासत में ले लिया। जांच के दौरान पुलिस को ऐसे इनपुट भी मिले है कि आरोपी संरक्षण में महिलाओं के जरिए लोगों को जाल में फंसाया जाता था और बाद में कथित तौर पर वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया जाता था। पुलिस को आशंका है कि मामला सिर्फ यौन शोषण तक सीमित नहीं है, बल्कि संगठित हनी ट्रैप और ब्लैकमेलिंग नेटवर्क से भी जुड़ा हो सकता है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने आरोपी के साथ मौजूद कुछ हथियारबंद बाउंसरों को भी हिरासत में ले लिया है। अब पुलिस इन लोगों की भूमिका, आर्थिक लेन देन, संपर्कों और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों की जांच कर रही है। मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए टीसी ने कहा है कि हर पहलू की गंभीरता से जांच की जा रही है और कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। पुलिस का कहना है कि आने वाले दिनों में इस मामले में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। तो वहीं उत्तराखंड के खटीमा में बढ़ती महंगाई, पेट्रोल, डीजल और रसोई की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। खटीमा विधायक भुवन कपरी के नेतृत्व में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मुख्य चौराहे पर केंद्र सरकार का पुतला दहन करते हुए जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई, किसानों को समय पर खाद उत्पादन न होने और आम जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रोश जताया है। विधायक भुवन कापड़ी ने कहा है कि आज महंगाई चरम पर पहुंच चुकी है और इसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि एक समय पेट्रोल डीजल के दाम 55 से 60 रुपए के आसपास थे और गैस सिलेंडर करीब 450 रुपए में मिलता था, लेकिन आज हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार महंगाई जैसे गंभीर मुद्दों पर मौन बनी हुई है, जबकि आम जनता लगातार आर्थिक दबाव झेल रही है। भुवन कापड़ी ने किसानों की समस्याओं का मुद्दा उठाते हुए कहा कि समय पर खाद उत्पादन न होने के कारण किसान परेशान है और खेती पर इसका असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आम जनता, किसानों, युवाओं और व्यापारियों से जुड़े मुद्दों को लगातार उठाती रहेगी और जनहित के सवालों पर संघर्ष जारी रहेगा। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए महंगाई पर नियंत्रण की मांग की है। चल रहा और सारी जनता जानती थी कि चुनाव चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी बेइंतहा पैसा खर्च कर रही है और चुनाव खत्म ही गैस मुंह में कॉमर्शियल गैस लगभग 1000 रुपए, 5 किलो का सिलेंडर। एक गरीब इंसान, छात्रावास में रहने वाला स्टूडेंट, हॉस्टलों में रहने वाले या जो कमरा लेके रहते हैं, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, वो रखते हैं उसको 300 रुपए के लगभग। और पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए। बढ़ाने के साथ साथ पेट्रोल और डीजल की भी हुई है। अगर हम कहीं जा रहे मिल नहीं रहे। एक तरफ तो कह रहे हैं कि भैया सोना मत खरीदो, आप विदेश यात्रा मत करो, आप ज्यादा गाड़ियों से मत चलो, लेकिन खुद जो है बड़ा गुजरात में जाकर रोड शो करते हैं और 18 तारीख से विदेश यात्रा शुरू है। उनकी करनी और कथनी में अंतर है। देश बदहाल हो जाए, आम आदमी परेशान, हर तरीके से मारा जा रहा है। किसान को फसल के लिए खाद नहीं दी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है 2014 से, तो आप देखिए लगातार महंगाई बढ़ गई है। चाहे वो तेल के रेट हो, चाहे वो गैस के रेट हो, चाहे बच्चों की शिक्षा की फीस हो,
प्रकार से मोदी साहब जो है चीजों बढ़ाने का काम कर रही है। 2014 में जो सिलेंडर 450 का मिला करता था, आज उस सिलेंडर की कीमत देखिए 1000 से ऊपर हो गई है। तेल देखिए 2000 कितना होगा, सोना का रेट देखिए, चांदी का कितना, तमाम प्रकार की जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो खाने की चीज हो, चाहे वो पहनने की चीज, सभी चीज में मोदी सरकार ने जो है महंगाई जो है चरम पर पहुंचा दी है। इसी चीज को लेकर आज जो है हम लोगों ने यहाँ पर मोदी सरकार का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पुतला दहन किया है। तो वहीं उत्तर भारत में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच पहाड़ों की रानी नैनीताल लोगों को बड़ी राहत दे रही है। मैदान में तापमान 44 से 45 डिग्री तक पहुंचने के बाद अब बड़ी संख्या में पर्यटन नैनीताल का रुख कर रहे हैं। हालात ये है कि वीकेंड से पहले ही नैनीताल के होटल और होम स्टे लगभग फुल हो चुके हैं। नैनीताल में इन दिनों पर्यटक की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। खासकर दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश और हरियाणा से बड़ी संख्या में लोग गर्मी से राहत पाने के लिए नैनीताल पहुंच रहे। होटल कारोबारियों के मुताबिक वीकेंड से पहले अधिकांश होटल और होम स्टे की बुकिंग फुल हो चुकी है। नैनीताल झील, माल रोड और स्नो व्यू पॉइंट जैसे पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की अच्छी खासी भीड़ दिखाई दे रही है। ठंडी हवाएं और सुहावना मौसम लोगों को राहत दे रहा है। होटल व्यवसायियों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों में पर्यटकों की संख्या में अचानक बढ़ोतरी हुई है। कई होटल संचालकों के अनुसार लोक व्यू और माल रोड के आसपास होटल सबसे ज़्यादा डिमांड में है। पर्यटकों का कहना है कि मैदानों की झुलसाने वाली गर्मी से बचाने के लिए नैनीताल सबसे बेहतर विकल्प साबित हो सकती है। सुबह शाम ठंडा मौसम और झील किनारे का नज़ारा लोगों को काफ़ी आकर्षित कर रहा है। हालांकि बढ़ती भीड़ के चलते शहर में ट्रैफिक और पार्किंग की समस्या भी बढ़ने लगी है। प्रशासन ने पर्यटकों से यातायात नियमों का पालन करने और सुरक्षित यात्रा करने की अपील की है। फिलहाल भीषण गर्मी के बीच नैनीताल एक बार फिर पर्यटकों की पहली पसंद बनता दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।